दोस्तों, भूल भुलैया 3 मूवी का थर्ड पार्ट आ चुका है। हॉरर एंड कॉमेडी जोड़ना की ये फेमस फिल्म सीरीज़, इसके दोनों पार्ट काफ़ी बढ़िया थे और ये थर्ड मूवी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भले ही इस फिल्म की कॉमेडी इतनी खास नहीं है, पर इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। मंजलिका के आसपास घूमती हुई ये कहानी हर बार की तरह काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन ये मूवी बहुत कंफ्यूजिंग है। इसलिए आज मैं भूल भुलैया 3 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस मूवी का पिछली मूवी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बस यहाँ सेकंड पार्ट का एक करैक्टर फिर दिखाया गया है, लेकिन उसका पुरानी कहानी से कोई लेन देन नहीं है। और वो करैक्टर है रूहान रंधावा यानी रूह बाबा, जो कि एक पखंडी आदमी है। वो अपने दोस्त टिल्लू के साथ मिलकर भूत भगाने का नाटक करने लोगों को लूटता है। इसके अलावा कई लोग अपने गलत कामों को छुपाने के लिए रूहान को पैसे देकर उसके साथ भूत प्रेत का ड्रामा करते हैं। फिर एक दिन एक आदमी रूह बाबा को एक भूत से बात करने बुलाता है और वो अपनी भांजी मीरा के साथ मिलकर रूहान को डरा देता है। फिर उसकी वीडियो बना लेता है। फिर वो मामा भांजी रूहान को बोलते हैं कि उसे उनका एक काम करना होगा, नहीं तो वो उसकी पोल खोल देंगे। असल में मीरा और उसका मामा एक शाही खानदान के थे और वो रक्त घाट के गांव में रहते थे, जहां के राजा मीरा के पिता थे। लेकिन फिलहाल उनका परिवार काफ़ी गरीब हो गया था और उनके पास दौलत के नाम पर सिर्फ एक बचा खुचा महल था, पर वो ना तो उस महल में रहते थे और ना ही उसे बेच सकते थे, क्योंकि वहाँ एक मंजलिका नाम की एक भूतनी कैद थी। मीरा के परिवार वाले अपनी गरीबी दूर करने के लिए उस महल को बेचना चाहते थे, लेकिन मंजलिका की वजह से कोई भी इस जगह को खरीद नहीं रहा था। इसलिए अब वो इस भूतनी को भगाना चाहते थे। मीरा और उसके मामा को इन भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो सिर्फ अपने घर वालों की तसल्ली के लिए मंजलिका को भगाने का नाटक कर रहे थे और इस काम के लिए उन्होंने रोहन को चुना, जिसके दो कारण थे। एक तो ये कि वो भूत का नाटक करने में बहुत एक्सपर्ट था, दूसरा ये कि वो राज परिवार के एक पूर्वज की तरह दिखता था। फिर मीरा और उसका मामा रूहान को बोलते हैं कि अगर उसने उनका काम कर दिया तो वो उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। इसलिए रूहान इसके लिए तैयार हो जाता है और वो उनके साथ रक्त घाट चला जाता है। रूहान को देखकर उसके परिवार वाले उस महल में रहने चले जाते हैं। फिर मीरा रूहान को उस घर के राज परोही से मिलवाती है, जो बताता है कि उसके पूर्वज सदियों से इस परिवार में पूजा का काम कर रहे थे और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि राज परिवार का कोई इंसान पुनः जन्म लेगा और वो मंजलिका के भूत का अंत करेगा। रूहान उस परिवार के पुराने राजकुमार पिंदरनाथ की तरह दिखता था, इसलिए इस काम के लिए उसे चुना गया था। फिर वो पुरोही उस खानदान का इतिहास बताता है। 200 साल पहले यानी सन 2024 में रक्तघाट के राजा की एक बेटी थी मंजलिका, जो कि संगीत युद्ध जैसे कामों में माहिर थी, पर वो अपने पिता की जगह लेना चाहती थी। लेकिन महाराज अपना राजपाट किसी लड़की को नहीं देना चाहते थे, उन्हें एक लड़का चाहिए था। फिर उन्होंने एक दासी से मिलन करके एक लड़का पैदा किया, जो था देवेंद्रनाथ। तब मंजलिका को अपने सौतेले भाई से जलन होने शुरू हो गई। तब महाराजा ने अपने बेटे को अपना राजपाट सौंपा तो मंजलिका ने अपने भाई को मार दिया, जिसके कारण महाराजा ने मंजलिका को जिंदा जला दिया।
उसके बाद उसकी आत्मा ने अपने पिता और कई लोगों को मार दिया। फिर कुछ पंडितों ने मिलकर मंजलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद कर लिया, पर उन्हें डर था कि वो आज़ाद होकर सबको मार सकती है। इसलिए उस समय के राजपुरोहित ने ये भविष्यवाणी की कि एक दिन उस परिवार में किसी का पुनर्जन्म होगा जो मंजलिका को मारेगा। और अब 200 साल बाद जब रूहान रूह बाबा के नाम से फेमस हुआ तो वो अब इस राज परिवार की नज़र में आ गया है, जिन्हें लगता है कि वो देवेंद्रनाथ का पूर्ण जन्म है, इसलिए वो उसे रक्तघाट बुला लेते हैं। यहाँ वो पुरोहित को बोलता है कि उसे कुछ दिन बाद दुर्गा अष्टमी के मौके पर मंजलिका का वो कमरा खोलकर उसे मारना होगा। पहले तो रूहान यहाँ रुकने के लिए राजी नहीं था, पर वो पैसे के लालच में आकर यहीं रुक जाता है। अब गांव के लोग उनके राजकुमार के पूर्ण जन्म को यहाँ देखकर राज परिवार को बहुत सारे पैसे उधार दे देते हैं, जिसकी मदद से मीरा एक कंपनी को महल के रेस्टोरेंट का काम देती है ताकि उनके महल की हालत अच्छी हो जाए और वो अच्छी कीमत में बिके। वो रेस्टोरेंट वाले मलिका नाम की एक औरत को वहाँ भेजते हैं, जिसके आने के बाद उस घर में अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और रूहान को भूत दिखाई और सुनाई देने लगता है। इसलिए वो उस गांव से भागने का सोचता है। तभी उसका दोस्त टिल्लू आकर उसको बताता है कि शहर में पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसलिए तुम वापस नहीं जा सकते। तभी रूहान ने सोचा कि दुर्गा अष्टमी से पहले हमें मंजलिका का दरवाज़ा खोलना होगा, इसलिए उसने गांव के सभी लोगों को वहां बुला लिया और मलिका को मंजलिका की तरह बात करने को कहा। फिर रूहान वो कमरा खोलकर सबको ऐसा दिखाता है कि अब वो आत्मा वहां से जा चुकी है, पर इससे वो राजपुरोहित काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि रूहान ने दुर्गा अष्टमी से पहले ही वो दरवाज़ा खोल दिया। फिर कुछ लोग मंजलिका के कमरे में काम करने जाते हैं। वहाँ एक और नया दरवाज़ा मिलता है, उसमें वैसा ही रक्षा कवच था जैसा मंजलिका के कमरे पर था। उसे देखकर घर के सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तब राजपुरोहित उन्हें बोलता है कि वो उस कमरे के बारे में पता करने के लिए राजवंश का इतिहास पढ़ेगा। तब तक सब लोग उस जगह से दूर रहें। इस कमरे की वजह से फिर से सब लोगों के अंदर भूत का डर फैल जाता है और महल के बिकने पर रुकावट आ जाती है। इधर अब राज परिवार वालों के पास पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए रूहान वहाँ से राजा को कमरा खोलने के लिए उकसत करता है, क्योंकि अब उसे भूत का डर नहीं था और वो जल्द से जल्द वो महल बिकवाना चाहता था। फिर वो लोग उस कमरे का ताला तोड़कर उस कमरे में घुस जाते हैं। तभी राजपुरोहित वहां आकर बोलता है कि उसे खानदान का एक राज पता चला है। 200 साल पहले रक्तघाट के महाराजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थीं, एक मंजलिका और उसकी बड़ी बहन अंजलिका। वो दोनों ही काफ़ी खतरनाक थी और ये कमरा शायद दोनों बहनों में से किसी एक का है। उसके बाद रूहान और कई लोगों को वहाँ सच में भूत दिखता है, जिसके बाद रूहान वहाँ से भागने की सोचता है, पर वो भाग नहीं पाता। इस चक्कर में रूहान की पोल खुल जाती है कि वो एक ढोंगी बाबा है। ये जानकर मीरा के पिता यानी महाराजा साहब उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, पर क्योंकि वो महल बिकाने में उसकी मदद कर सकता था, इसलिए वो रूहान को यहीं रहने देते हैं। फिर ये लोग मंद्रिका से वो भूत वाली बात छुपाकर महल की डील करने को बोलते हैं, लेकिन मंदिरा को वो सौदा दुर्गा अष्टमी वाले दिन ही करना चाहती थी। तभी वहाँ एक बिजनेसमैन विक्की खन्ना आता है और वो तुरंत उस महल को खरीदने के लिए
तैयार हो जाता है, जिसे देखकर मंजलिका और मंदिरा को काफ़ी गुस्सा आता है और इस वक्त उसी रात विक्की खन्ना को एक भूत मार डालता है। तभी रूहान और मीरा को शक होता है कि मंदिरा और मल्लिका में से कोई तो मोजलिका की आत्मा है। इस दिन घर वालों को मोजलिका की एक पेंटिंग मिलती है जिस पर मल्लिका गलती से पेंट गिरा देती है, इसलिए मीरा उसे साफ करवाने के लिए शहर भेजती है। वो पेंटिंग ही एक तरीका था ये जानने का कि असली मोजलिका कौन है। फिर एक दिन राजपुरोहित उन लोगों को एक तेल लाकर देता है जिसका इस्तेमाल करके रूहान को दुर्गा अष्टमी वाले दिन मोजलिका को मारना था। फिर जब वो दिन आता है तब घर के लोग उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले मोजलिका को जलाया था। यहाँ रूहान मंदिरा पर शक करता है कि वही मोजलिका है। तभी उन्हें वो साफ हुई पेंटिंग मिल जाती है। तभी पता चलता है कि मल्लिका बिल्कुल मोजलिका की तरह दिखती है। तब अचानक मल्लिका एक भूत की तरह दिखाई देती है और वो खुद को मोजलिका बोलकर मीरा और रूहान को मारती है। इसलिए रूहान उसके आसपास तेल डालकर आग लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। पर तभी मंदिरा खुद को मोजलिका बोलती है। इससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली भूत कौन है। रूहान मंदिरा पर भी वो तेल डालकर उसे मारने को सोचता है। तब मल्लिका को होश आता है और वो रूहान को रोक देती है। फिर वो सबकी बताती है कि ना तो वो भूत है और ना ही मंदिरा। असल मंदिरा और मल्लिका मोजलिका और अंजलिका का पूर्ण जन्म है। उनका होश आने के बाद पता लग जाता है कि असल में वो आत्मा देवेंद्रनाथ की थी। ये सच सबके सामने आ जाता है। उसके भूत बनने की कहानी ये थी कि 200 साल पहले जब महाराजा ने अपने काबिल बेटियों को छोड़कर एक दासी के बेटे को अपना राजपाट सौंपा, इससे अंजलिका और मोजलिका को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सौतेले भाई को मारने का फैसला कर लिया। फिर जब वो देवेंद्रनाथ को मारने उसके कमरे में पहुंचे तब उन्हें उसकी हरकतों से पता चला कि वो एक नामर्द है जिसे नाचने गाने का शौक़ है और उसे राजपाट में कोई दिलचस्प नहीं है। तब दोनों बहनों ने अपने भाई को मारने का इरादा छोड़कर उसे साथ एक चाल चले। उन्होंने देवेंद्रनाथ को अकेले में नचाना शुरू किया और मोजलिका ने जाकर ये बात अपने पिता को बता दी और जब महाराजा ने अपने बेटे का ऐसा रूप देखा तब उन्होंने उसे मौत की सज़ा सुना दी। पर वो अपनी बेटियों से भी बहुत नाराज़ हुए कि उन्होंने सबके सामने अपने भाई और अपने पिता का तमाशा बनाया। इसलिए महाराजा ने अंजलिका और मोजलिका को रक्त घाट से बाहर निकाल दिया और देवेंद्रनाथ को जिंदा जला दिया। लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए हर जगह ये घोषणा कर दी कि मोजलिका ने राज्य की लालच में आकर अपने भाई को मारा है। तब इसके बदले में उसे मृत्युदंड मिला। इतिहास में पन्नों में अंजलिका का नाम हटा दिया गया। तब वहाँ देवेंद्रनाथ मरने के बाद एक अतृत आत्मा बन गया। उसने अपने पिता और महल के कई लोगों को मार दिया। तब कुछ पंडितों ने मिलकर देवेंद्रनाथ की आत्मा को एक कमरे में कैद किया और वहाँ एक रक्षा कवच लगा दिया। पर उस कमरे और इस बात को छुपा दिया गया कि वो आत्मा देवेंद्रनाथ की है और दूसरे कमरे में ऐसा ही रक्षा कवच लगाकर सभी लोगों को ये बोल दिया गया कि ये आत्मा मोजलिका की है। फिर पुरोहित की भविष्यवाणी के मुताबिक राजपुरोहित परिवार के लोग सालों से इस इंसान का इंतज़ार कर रहे थे जो पूर्ण जन्म लेकर मोजलिका को ख़त्म करेगा। इधर मीरा के घर वाले रूहान को देवेंद्रनाथ का पूर्ण जन्म समझ रहे थे, पर सबको ये पता चल जाता है कि रूहान का दूसरा जन्म नहीं हुआ बल्कि
मल्लिका और मंदिरा का दूसरा जन्म हुआ है, जिनसे देवेंद्रनाथ की आत्मा बदला लेना चाहती थी। लेकिन उसने उसे सीधे सीधे नहीं मारा, बल्कि उसने कई ऐसे काम किए जिससे सबको लगने लगा मंदिरा और मल्लिका ही वही भूत हैं, ताकि सब लोग उन दोनों को मारकर चला दें। क्योंकि सच्चाई अब सबके सामने आ गई थी, इसलिए देवेंद्रनाथ तभी वो गलती से उस पवित्र तेल के घेरे में फंस जाता है। तभी राजपरोही मल्लिका और मंदिरा को उसे मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसका जन्म इसी काम के लिए हुआ था। लेकिन अब अंजलिका यानी मंदिरा और मोंजलिका यानी मल्लिका की ये इतिहास होता है कि उन दोनों ने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया था, इसलिए वो दोनों उसे मारने के बजाय उसे माफ़ी मांगती है। इससे देवेंद्रनाथ को शांति मिलती है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। तब पुरोहित सबको बोलता है कि वो भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि राजपुरोहित का कोई इंसान पूर्ण जन्म लेगा और उस भूत का अंत करेगा, उसका असली मतलब था देवेंद्रनाथ की आत्मा को मुक्ति दिलाना। और इस काम को मल्लिका और मंदिरा ने अपने भाई से माफ़ी मांगकर पूरा किया। इस सब के बाद में मल्लिका सबको बताती है कि उसे बचपन में ही इस महल के सपने आते थे और महसूस होता था कि उसका उस जगह से कोई कनेक्शन है, इसलिए उसने महल के रेस्टोरेंट का काम चुना, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे यह महल जरूर मिल जाएगा, जिसकी वजह से मल्लिका यहाँ तक आई और उसे उसके पिछले जन्म के बारे में पता चला। और मंदिरा असल में पुलिस ऑफिसर एसीपी राठौर थी, जो रूहान को उसके रूह बाबा वाले फ्रॉड को पकड़ने आई थी। उसने महल खरीदने का नाटक किया था, पर यहाँ आने के बाद उसे भी इस महल से कोई कनेक्शन जुड़ा और आखिर में उसे अपने पूर्ण जन्म के बारे में पता चला। तो दोस्तों, ये थी भूल भुलैया की पूरी स्टोरी। तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।